नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कल यानी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रियों के समूह के साथ कैबिनेट बैठक जबलपुर में करेंगे। जबलपुर यानी महाकौशल की अघोषित राजधानी। यहां जो भी बड़ा घटनाक्रम होता है उसे पूरे इलाके से जोड़कर देखा जाता है। इसमें 8 जिले शामिल हैं: जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। पिछली शिवराज सरकार ने साशय या फिर जाने किस सियासी अज्ञानता की वजह जो भी रही हो, इस इलाके को बहुत उपेक्षित किया। यहां से मंत्री नहीं बनाए गए, यहां विकास का बहुत ज्यादा कोई प्लान नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 बड़ी सभाएं और कार्यक्रम भी शांतिकाल यानी तब हुए जब कोई चुनाव नहीं था। इसका आशय साफ है कि भाजपा संगठन के लिहाज से यह इलाका महत्वपूर्ण तब भी था और अब भी है। यूं तो इस बार बीजेपी ने यहां के 38 सीटों में से 21 पर कब्जा जमाया है, 17 कांग्रेस के पास है, लेकिन फिर भी बीजेपी इत्मीनान के भाव में नहीं है। कैबिनेट की बैठक का मसौदा लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के तौर पर बाहर छनकर अभी तक तो आया है, लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। संगठन की चिंता है मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, जहां पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा अपेक्षित था। ये आदिवासी बहुल इलाके हैं, बहुत सारे जिले यहां के, और बीजेपी किसी भी सूरत में यहां पर कमजोर नहीं होना चाहती। सिर्फ यही एक सियासी वजह नहीं होगी, शायद एक कारण और है। मुख्यमंत्री इलाके विशेष में कैबिनेट करके ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वे उन इलाकों से सीधे जुड़ेंगे, किसी दरबारी अधिकारी के भरोसे नहीं रहेंगे। वे प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में ऐसा ही जमावड़ा करेंगे जो खबरें आ रही हैं, ताकि संतुलन ठीक तरह से बना रहे। यदि किसी इलाके विशेष में किसी नेता ने स्वयं को वहां का जो कर्ता धर्ता मान के स्थापित कर लिया हो खुद को, तो उसके भी भ्रम टूट जाएं और प्रत्येक इलाका सीएम के सीधे नियंत्रण में बना रहे। अधिकारियों के मन में भी, माफ कीजिए, यह भय बना रहे कि पिछली सरकार की तरह कुछ खास लोगों को सेट करके वे कुछ भी मनमाना नहीं कर सकते। तो आज बात करेंगे इसी मसले की कि क्या कल की मीटिंग से इस पूरे इलाके को साध लेगी बीजेपी? क्या आदिवासी अभी भी कोई चुनौती है या बीजेपी के पक्ष में समूचा आ गया? इसकी भी करेंगे कि हिट एंड रन के मामले के बाद जो कंफ्यूजन हुआ और जो हड़ताल बस ट्रक की शुरू हुई है, उसकी छाया भी क्या कल की बैठक में नजर आ सकती है, या फिर रात तक हड़ताल खत्म हो जाएगी? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कल जबलपुर में मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट का मसौदा जो अभी तक छन के बाहर आया, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वरीयता से रखा गया है। ऐसा नहीं कि महाकौशल में कुछ खराब हालात हैं, दरअसल ये सियासी मसला है। महाकौशल पिछली शिवराज सरकार में पूरी तरह उपेक्षित रहा था, प्रतिनिधित्व के लिहाज से भी, देखरेख के लिहाज से भी और विकास के लिहाज से भी। जबकि उससे पहले कमलनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक भी वहां हुई थी। इस बार इस इलाके से बीजेपी ने 21 सीट और कांग्रेस ने 17 सीट पर जीत हासिल की है। जबलपुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 7 पर जीत हासिल की है। 4 कैबिनेट मंत्री भी मोहन यादव मंत्रिमंडल में यहां से शामिल किए गए। आदिवासी बहुल इलाके में कैबिनेट बैठक से ये तय है कि बहुत बड़ा सियासी संदेश लोकसभा चुनाव के लिहाज से जनता में जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने मां नर्मदा जी के पावन तट पर वीरांगना रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली को यानी जबलपुर को पहली कैबिनेट बैठक के लिए चुना। ये कैबिनेट फलदायी होगी और ये कैबिनेट केवल बैठक के लिए नहीं होगी, बल्कि जबलपुर के साथ साथ संपूर्ण महाकौशल में एक सकारात्मक संदेश जाए, दूरगामी परिणाम इसके हों। इस दृष्टि से ये कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि जिस वक्त कैबिनेट की बैठक वहां हो रही होगी, तब तक ड्राइवर की हड़ताल का ये तीसरा दिन संभवतः होगा। हर शहर में पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की बाकी जरूरतों के लिए किल्लत जैसे हालात बनने लगे। सरकार प्रयास जरूर कर रही है कि लोगों को दिक्कत न हो, और कलेक्टर सहित खाद्य विभाग के अधिकारी भी पेट्रोल, डीजल सहित बाकी जरूरतों के सामान खुद पुलिस की मौजूदगी में बंटवा रहे। भले ही इस हड़ताल का विषय एमपी से उठा हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि जुड़ा पूरे देश से है, लिहाजा कांग्रेस को ऐसे में एक मुद्दा मिल गया और वो कैबिनेट के बजाय ट्रक बस ऑपरेटर की हड़ताल के बहाने
सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रैली निकालती रही, मुख्यमंत्री हाथ हिला हिला के मुस्कुराते रहे और लोग सड़क पे जाम में परेशान होते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे हैं। अधिकारियों की लगाम कसना, उन्हें एक्टिव रखना और ये ताकीद देना कि अब अधिकारियों की नहीं, संगठन की सरकार चलेगी, अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी, ऐसा उनके शुरुआती निर्णय देखकर तो लग रहा है। अलग अलग जगह कैबिनेट की मीटिंग करके वे यही दिखाना चाहते हैं कि वे सरकार में जो भी देखेंगे अपनी नजरों से ही देखेंगे। पिछली सरकार की तरह कुछ खास दरबारी अधिकारियों की नजरों से तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं राम पांडे, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है राम जी का। दूसरे मेहमान है सचिन वर्मा, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, सचिन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, हमने सुना जो आपके कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह जी, शब्दशः आपको फिर से कोट कर देता हूं, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट फलदायी होगी, सकारात्मक संदेश देगी और दूरगामी परिणाम वाली होगी। क्या होंगे ये सकारात्मक संदेश, दूरगामी परिणाम कल की कैबिनेट के? देखिए, सामान्यतः राजधानी में और भोपाल में ही कैबिनेट की मीटिंग की जाती है, मगर हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक नई परिपाटी शुरू की है और उन्होंने ये तय किया है कि जहां पर भी वो, जैसे मालवा में उन्होंने अभी खरगोन में जो है कैबिनेट की मीटिंग की, अब वो जबलपुर में कैबिनेट की मीटिंग करने जा रहे हैं, तो एक प्रशासनिक कसावट जो है उस पूरे इलाके में आती है। प्रशासन जो है और जनता के लिए और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और जनता के जो स्थानीय मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उस पर भी लोगों का ध्यान जाता है। वैसे कैबिनेट का जो एजेंडा है वो तो पूर्व निर्धारित होता है, किंतु जब कैबिनेट की मीटिंग जो है अलग अलग स्थानों पर होती है तो वहाँ के लोगों में भी सरकार के कामकाज के प्रति एक जागरूकता जो है वो जागृत होती है और जागरूकता के साथ में वो सरकार के साथ कदमताल करते हुए सरकार के जितने जो सकारात्मक प्रयास हैं उनको जान पाते हैं। अपनी सरकार के साथ में उनको एक निकटता महसूस होती है, उनको ये लगता है कि सरकार जो है वो संवेदनशील है और जनता के प्रति जवाबदार है। तो इस तरह का एक जो संदेश है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो देने जा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम जो है आगे देखने को मिलेंगे। राम जी, ये जो कैबिनेट महाकौशल में हो रही है, आप लोग क्या समझ पाए, क्या रीजन होगा उसके पीछे महाकौशल में कैबिनेट की शुरुआत करने से? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जहां चाहे वहां कैबिनेट कर सकते हैं। जबलपुर हो, ग्वालियर हो या मध्य प्रदेश के 55 जिले हो, कहीं भी कर सकते हैं। अब लेकिन इसकी परमिशन उन्होंने दिल्ली से ली है या नहीं ली है, ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें अपना मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार नहीं है। इन्होंने कई चक्कर दिल्ली के लगाए, तब इनको मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार मिल पाया। मंत्रिमंडल इन्होंने अपना बनाया, फिर ये अपने मंत्रिमंडल के विभागों का गठन नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाए। फिर ये दिल्ली जाते हैं, आते हैं, दिल्ली जाते हैं, आते हैं और इस पूरे काम में 1 महीना निकल जाता है, तब कहीं जाकर ये विभागों का बंटवारा कर पाते हैं। ठीक है, जबलपुर में मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी की गारंटी है उसके लिए तो ये मीटिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं इन सब ने कहा था कि 450 का सिलेंडर देंगे, 3000 रुपए लाडली बहना को दिए जाएंगे। अस्थायी जो कर्मचारी हैं, संविदा शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, आशा है, ऊषा है, सबको परमानेंट किया जाएगा और जो किसानों का जो धान है वो 3100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। ऐसी कई बातें थी जो मुख्यमंत्री को करना थी और इसके लिए कैबिनेट की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अभी मैं सुन रहा था कि जो चुनाव का उद्देश्य हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी को
प्रदेश से या प्रदेश की जनता से लेना देना नहीं होता है। बस उसके लिए चुनाव चुनाव चुनाव, सत्ता सत्ता सत्ता। अभी आप सरकार में आए तो जो पैसा जनता से आप ले रहे हैं टैक्स के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, उस पैसे का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्वास्थ्य की जो कमियां हैं उनको दूर की जाए, तो इन पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन क्यों की जा रही है जबलपुर में कि अरे उधर और वोट बढ़ जाएंगे, ग्वालियर में और वोट बढ़ाना है, इधर वोट बढ़ाना है, उधर वोट बढ़ाना है। अरे वोट बढ़ाने की जरूरत क्या है? ईवीएम में बटन दबाओ, जितने वोट चाहोगे उतने बढ़ जाएंगे। ठीक है राम जी, मैं तीसरे मेहमान को इनका लेता हूं। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, कैसे आप परिभाषित करते हैं, क्योंकि जैसे पिछली सरकार में हमने देखा शिवराज सरकार ने बहुत इग्नोर किया उस इलाके को, रिप्रेजेंटेशन के मामले में इग्नोर किया, डेवलपमेंट के मामले में इग्नोर किया, मतलब सुनी ही नहीं जाती थी ज़्यादातर महाकौशल के नेताओं की। क्या यही एक वजह है? दूसरा ये जो मैंने कहा कि भाई ट्राइबल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अभी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसा अपेक्षित था, आपकी टिप्पणी? भोपाल के बाहर कैबिनेट करने से या किसी डेस्टिनेशन कैबिनेट से उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं हो। क्योंकि आप देखिए, आप कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और वो जो है क्लोज डोर मीटिंग, ये कैबिनेट कोई सामियाना लगा नहीं, एक रैली भी है, उसके बाद उनकी रैली भी है जबलपुर के गैरीसन ग्राउंड में। देखिए, तो वो तो पॉलिटिकल उनका इवेंट है, उस पॉलिटिकल इवेंट का भी डेवलपमेंट से कोई संबंध नहीं। जो रैली आप कर रहे हैं वो आपका पॉलिटिकल इवेंट। अब देखिए, जो आप किन प्रस्तावों के साथ जबलपुर जा रहे हैं, भाई आपने अभी तक वो एजेंडा सामने नहीं है कि जबलपुर या उसके आसपास के क्षेत्र को हम किस तरह से डेवलप। ये देखिए, पहले भी हुआ, उमा भारती जी भी बाहर कैबिनेट करती थी, महेश्वर में की, उज्जैन, शिवराज जी भी करते थे पचमढ़ी और यहाँ वाले जाके। देखिए, लेकिन उससे होता क्या था, एक आउटडोर मीटिंग है, आउटडोर आप जो है एक कहीं ना कहीं छुट्टी, एक इस तरह से आप कहीं जाते हैं घूमने फिरने, उस तरह से जाते हैं। तो सीरियस कोई आप अभी आपको बहुत ज्यादा दिन सरकार में नहीं, पहले आप लोगों से विचार विमर्श करते कि इस इलाके के लिए, महाकौशल के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है, और फिर सरकार तत्काल किन चीजों पर काम कर सकती। तो एक कंसेप्ट तो सामने आता है कि आप किस तरह का विकास करना चाहते हैं, आप नर्मदा का विकास करना चाहते हैं या जो जबलपुर कोई आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में, रेडीमेड गारमेंट के हब के रूप में कैसे आप वहां विकसित। तो इतनी जल्दीबाजी में जब जो सारी कार्रवाई हो रही है, उसके बाद क्या होगा, सारी पूरी चर्चा वहां होगी तो फिर प्रशासनिक स्तर पर टक्के रह जाएगी। तो ये जो डेस्टिनेशन कैबिनेट है ना, इसको आप एक तरह से कॉस्मेटिक गवर्नेंस भी कह सकते हैं कि लोगों को बताने के लिए कि हम बहुत पाल के बाहर कर रहे हैं और आपका काम। मुझे लगता है कि उसके बजाय आप सीरियस जो कि आपके पास पूछ लेते, जवाब ले लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, जो डेस्टिनेशन कैबिनेट की बात दिनेश जी कह रहे हैं उससे कुछ बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। और दूसरा, क्या वह उस कैबिनेट में ये उम्मीद की जाए कि पूरा महाकौशल का एक कोई प्लान उसके बाद रेडी होगा कि इधर बाकी बचा हुआ जो डेवलपमेंट है वो कैसे करना है? सचिन जी, देखिए, वो एक परसेप्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी पार्टी है वो ज़मीनी हकीकत को देखते हुए काम करती है। तो ज़मीनी हकीकत जो है, लोगों में किस तरह से मैसेज जाता है, जनता में, जनता आपकी सरकार आपके द्वार, एक हमेशा एक नारा रहा है पूर्व में कांग्रेस का, मगर वो चरितार्थ जो है वो भाजपा कर रही है। भाजपा जो है वो सरकार लोगों के, जनता के द्वार पर लेके जा रही है, जनता के मुद्दों को उनके सामने जो है उसकी चर्चा की जा रही है, जनता को उसका सहभागी बनाया जा रहा है। तो अब इस बातों का जो है, अब जो राम पांडे जी हैं वो उसमें भी एक नेगेटिविटी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बारे में कहीं परमिशन ली है नहीं ली है, यानी आप उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कभी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो जो कांग्रेस है वो कभी भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में नहीं रही है, और यही कांग्रेस का जो है विफलता का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने जनता की नब्ज को कभी नहीं पहचाना है। और एक पॉजिटिव स्टेप जो ली जा रही है,
राम पांडे जी की जो सरकार थी कांग्रेस, वो इस तरह की कैबिनेट करने के लिए बड़ी प्रयासरत थे और वो इस तरह से एक बार उन्होंने भी प्लानिंग की है की जबलपुर कि में, हम इस कमलनाथ तरह जी से ने भी करेंगे। एक बार जबलपुर बट में वो कैबिनेट उसमें की है। वो कभी हाँ, तो बट वो सफल नहीं हो पाए। जिस तरह से आप हमारी सरकार को देखिए कि अभी कितना समय हुआ है सरकार के गठन को, मगर एक फ्रंट फुट पे आकर, और ये तीसरी कैबिनेट चौथी कैबिनेट की मीटिंग है, तो जनता के जो कार्य हैं उसको जिस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है भाजपा की सरकार में, ठीक है, वो जवाब जो ले है लेते हैं। कांग्रेस हजम राम नहीं पांडे कर जी, पाएगी। आप लोग सकारात्मक जनता की विपक्ष के नब्ज रोल को में नहीं पकड़ रहते हो, इसीलिए आपको इस तरह की जो मार्कशीट है वो मिलती है इलेक्शन के वक्त, ये कहना बीजेपी का। और दूसरा ये कि आपने भी एक कैबिनेट महाकौशल में की थी, आपने मंत्री वहां से ज्यादा बनाए थे, शायद वजह यही रही हो। तो जब आप करते हो तो अच्छा, ये करें तो बुरा कैसे? देखिए, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये जबलपुर में क्यों कर रहे हैं। मैंने तो ये शुरुआत में ही कहा था, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। दूसरा ये बात था, मानता हूं कि हम लोग अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जबलपुर में 2 यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तान में उनका काफी नाम है। एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उसमें मैंने भी पढ़ाई की हुई है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। वो यूनिवर्सिटी किसने दी? कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। दूसरी यूनिवर्सिटी है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती के नाम की बात करते हैं, मूर्तियां बनाने की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं लोग शिक्षित हों और उनको जागरूक बने। तो जबलपुर में 2 हमने शिक्षा के इतने बड़े संस्थान दिए, लेकिन ये हम बात मानते हैं कि हम प्रचारित नहीं कर पाते। ये कहीं भी एक ईंट लगा देते हैं तो ये इनका विश्व में डंका पुछता है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये कमलनाथ जी के बारे में कुछ कहते हैं तो ठीक है, चलता है, लेकिन जो एक बात होती है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कमलनाथ जी के बारे में कहें तो ठीक है। अब ये शिवराज जी के बारे में कहने के, शिवराज जी ने महाकौशल में कुछ नहीं किया। कुछ दिन पहले कह रहे थे शिवराज जी की लाडली बहना के कारण 166 सीटें आ गई और शिवराज जी ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिया। पहले बंटाधार था, अब शिवराज जी चले गए तो उनको आड़वाड़ी बनाने में इनको टाइम नहीं लग रहा है। मतलब वो उनको भी आड़वाड़ी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, वरुण गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, तुरंत ही इन्होंने उनमें लाइन में लगा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो कमलनाथ या कांग्रेस के बारे में कहे तो चलेगा, लेकिन काम निकलने आने के बाद ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं। और अभी एक चल रहा है ट्रकों की जो हड़ताल चल रही आऊंगा है, मैं उसके बाद, ये बताता है। हाँ बिल्कुल आऊंगा उस सवाल पे, बात पूरी कर लीजिए राम जी, आऊंगा फिर। हाँ बोलिए। हाँ, तो बात यह है, कैबिनेट की मीटिंग कहीं भी करें लेकिन काम करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर रहे हैं तो 25,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं। कुछ प्रदेशों का 25,000 करोड़ बजट है, उतना तो ये लोन ले रहे हैं, कह रहे हैं रेवड़ी बांटेंगे। मोदी जी रेवड़ी का विरोध करते हैं। ठीक है सर, माफ कीजिए, तीसरे मान को इन करते हैं, दिनेश जी को इन करते हैं। दिनेश जी, लोकसभा चुनाव वाकई एक अभी जो जिस तरह का संकल्प ये लेके चल रही है बीजेपी की, भाई अभी तो मैक्सिमम में खड़ी हुई है, एक सीट छोड़ के छिंदवाड़ा की मैक्सिमम है उनके पास, और उसे भी अचीव करना, छिंदवाड़ा भी एक क्लेम हो रहा है कि भाई पूरी चाहिए हमको। और छिंदवाड़ा से पूरी तरह गायब बीजेपी, और भी मंडला से 2 सीटें चली गई, डिंडोरी में 1 सीट है, माने ये पूरे वही इलाके हैं। तो क्या मंतव्य यही होगा? रानी दुर्गावती को भी ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह ये कि वो उसके सराउंडिंग हम बिंद तक चले जाएं तो ट्राइबल के डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, तो भले महाकौशल का पार्ट नहीं है लेकिन एड्रेस तो हो जाते हैं उस इलाके से। ये एक मंतव्य भी होगा कैबिनेट के पीछे? कैबिनेट के पीछे तो बहुत सारे मंतव्य हो सकते हैं, कई सारे, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें पता की नहीं की जाती कि वो क्या करने जा रहे हैं और किस तरह का है। भाई डॉक्टर मोहन यादव को यदि मुख्यमंत्री बनाया है तो कहीं ना कहीं यादव वोटों को भी तो पार्टी ने ध्यान में रखा है ना। वो खरगोन खंडवा के यादव, जबलपुर के यादव जो बारे में भी पार्टी ऐसे किया। हाँ, तो ये भी तो उसी इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है, उसी लोकसभा का ही हिस्सा है। तो जो भी वो कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से, और केवल 1 सीट आपको 28 आप ये मान रहे हैं कि हाँ 28 सीट जीतते हैं तो हमें 29 भी चाहिए है, फिर क्या आप अकेले छिंदवाड़ा पे फोकस करते? लेकिन आप कोई ऐसी संभावना नहीं छोड़ सकते कि जिसके कारण 1 सीट हाथ में आए और दूसरी निकल जाए। तो आप खरगोन भी जा रहे हैं और जबलपुर भी जा रहे हैं, और बाकी जगह अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ग्वालियर की साइड वहां जाए कि ग्वालियर
मुरैना में किस तरह से मजबूत करना है, कि वहां भी नरेंद्र सिंह तोमर यदि विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं तो मुरैना में भी नए कैंडिडेट आएगा। जैसे हम जबलपुर में देख रहे हैं राकेश सिंह जी गए हैं तो लोकसभा में एक नया कैंडिडेट पार्टी दिखेगी। धीरे धीरे ऐसे सभी जगह पर उनकी कोई आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी भी दिखेगी, सरकार की एक्टिविटी भी आपको दिखेगी। 15 दिन हो गए सरकार को, लेकिन 15 दिन में जो डायरेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट किस दिशा में जा रही है, अभी तो केवल हमको इलेक्शन मोड में जाती दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट कहाँ जा रही है, उसकी प्रायोरिटी किस तरह की है, ये बातें अभी तक भोपाल में बैठ के उस तरह से हुई नहीं। जैसे शिवराज जी का अंदाज था, वो एक अलग अंदाज में सरकार चलाते थे। ये डॉक्टर मोहन यादव का अंदाज है, ये अलग तरीके से सरकार चलाएंगे। ठीक है, एक बार इन कर लेते हैं हम फिर से सचिन जी को। सचिन जी, एक और जो पार्ट है इस डिबेट का जो जिसे हमने टच भी किया, वो ये है कि जो हड़ताल चल रही है उसको लेके ठीक तरह से आपको नहीं लगता कि मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो पाया? गवर्नमेंट हालांकि अपील कर रही है, कलेक्टर खुद भी अपील कर रहे हैं, लेकिन एक पैनिक सा हो गया है लोगों में कि पेट्रोल पंप में भारी भीड़, कि शायद अब कल से तेल नहीं मिले, शायद कल से सब्जी नहीं आए। ये एक जो माइंडसेट बन रहा है लोगों का, उसको उसके निराकरण के लिए, और कल क्या उसकी कुछ छाया भी नहीं दिखेगी वहां पर जबलपुर में? देखिए, जो भी अधिकारी हैं उन्होंने और जो मंत्री हैं जिस क्षेत्र के, उन्होंने सबने ये बयान जारी करके बताया है कि जो भी ज़रूरी वस्तुएं हैं उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया जाएगा, कि जितनी भी जो ज़रूरी वस्तुएं हैं जिसका दिन प्रतिदिन जो है उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं होती हैं, उसका जो सप्लाई है उस सप्लाई चेन को मेंटेन किया जाएगा, और उसके लिए सरकार जो है प्रयासरत है और प्रशासन भी है, चुस्त है, और प्रशासन ने इन सब बातों का कॉग्निजेंस ले लिया है। तो अब जो हिट एंड रन वाला जो एक मुद्दा है जिसके बारे में थोड़ी सी भ्रांतियां एक फैल गई है, उसमें मुद्दा सिर्फ ये है कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो उसकी सूचना देना है। अब उसके लिए लोग उसको एक कदम आगे जाके उसके बारे में डिस्कशन में ये बोल रहे हैं कि हम उस जगह पर रुकेंगे कैसे। सूचना देना है आपको। सूचना देने के लिए आजकल हर थाने का जो नंबर है, हर टीआई का नंबर है, वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो आपको ऑनलाइन उसके नंबर पर उसको सूचित करना है, या वहां के बिल्कुल 50,000 जो है लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो गई है कि उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया। हिट एंड रन केस के वो विक्टिम हैं जो अब बता ही नहीं पाए कि उनको किस तरह से उनका एक्सीडेंट करके और एक तरह से कत्लेआम कर दिया गया है, कि वो जो है एक्सीडेंट हुआ उस समय हाईवे पे कोई नहीं था और वो बेचारे बिना इलाज के मर गए। तो इस तरह से जो है इन बातों को रोकने के लिए सरकार ने एक प्रयास किया है, और मानवीय संवेदनशील जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है राम जी, जो संवेदनशील मुद्दे जवाब लेते हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिहाज से नहीं बल्कि पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिहाज से ये अमेंडमेंट किया गया है। आपकी टिप्पणी राम जी। जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि कानून तो बनते रहना चाहिए, लेकिन कानून बनाने के लिए जिन लोगों पर कानून लागू होगा उनसे बात तो करना चाहिए। जैसे कृषि कानून आपने बनाए थे, लेकिन किसानों से बात नहीं थी, किसानों के संगठन से बात नहीं की, किसानों के मुखियाओं से बात नहीं की। 1 साल तक किसान वहां पड़े रहे, 700 किसान शहीद हो गए और आपको अंततः कानून हटाना पड़ा। यदि आप किसानों से बात कर लेते तो किसान उसमें अपनी बात जोड़ देते कि ऐसा ऐसा और कर लीजिए, तो कृषि कानून भी बन जाता, किसान भी खुश होते, सरकार भी खुश होते। अभी आपने क्या किया, ये भी कानून बनाया लेकिन ट्रक ड्राइवर्स को नहीं बुलाया, उनके कमेटी को नहीं बुलाया, और 146 सांसदों को भी संसद से बाहर कर दिया। मतलब विपक्ष यदि कुछ बात करना चाहता है, उसमें कुछ जोड़ना चाहता है, घटाना चाहता है, तो आप तो तानाशाही के तरीके से कानून बना रहे हैं। अब ये देखिए, एक्सीडेंट होगा, ड्राइवर बच जाएगा तो 10 साल की सजा, 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। नहीं भागेगा, वहीं खड़ा रहेगा तो 5 साल की सजा, वहीं खड़ा रहेगा तो उसके साथ मॉब लिंचिंग हो सकती है। और ये देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मामला ज्यादा है। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ट्रक है उनका, सर माफ कीजिए, वक्त बिल्कुल फिसल गया हाथ से। दिनेश जी, छोटा एक क्लोजिंग रिमार्क आपका, ये मामला गर्माता रहेगा आपको लगता है, या फिर जल्दी ये निपट जाएगा? नहीं, देखिए, ये ऐसा मामला नहीं है कि ये जल्दी सुलझ जाए।
हिट एंड रन के केस में जो भी सरकार कर रही है, हम उसे चलिए हम ये मान लेते हैं कि बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में लाने की कोशिश कर रही है। क्या हाईवे में आपने तो प्रॉपर जो वो लगा डिवाइडर लगा हुआ है, लोगों को आने जाने की सुविधा है, आप बिल्कुल आप रोड तो बना रहे हैं कि आप 100-110 की स्पीड पर चलिए, ज्यादा लेकिन नहीं रोड पर चलिए, जो सेफ्टी मेजर्स रहना चाहिए वो है क्या आपके पास? आप मध्य प्रदेश के किसी भी रोड पे चले जाइए, इंदौर भोपाल चले जाइए, आप गाय बैठ रहती है पूरी सड़क। गाय बछड़े सब होते हैं। ये जो गाड़ी चला रहा है उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे ठीक बड़ा है, हालांकि कुछ कहना चाहते हैं सचिन जी, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता, माफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल जरूर देर बात दिलचस्प होगी कि वहां जो कैबिनेट की बैठक हो रही है वो उसके क्या प्रभाव दूरगामी दिखते हैं, क्योंकि उम्मीद बहुत कर रही है जबलपुर, खासतौर पर महाकौशल के भी पूरे लोग, कि यदि कैबिनेट की बैठक वहां हो रही है तो जैसे वो पिछली शिवराज सरकार में उपेक्षित था महाकौशल, वैसा शायद ना रहे। होगा क्या, ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।